नीति बनाएंगे। बस यही इनका है, इनमें कोई स्थायी भाव ढूंढना मेरे ख्याल से हम लोग की नादानी होगी। गिरीश भाई, दरअसल ये सरकार विदेश नीति के मामले में मूर्खता और अज्ञानता का विश्व गुरु है, पराकाष्ठा है। एक्चुअली देखा जाए तो इन्हें समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी दल और सरकार में फर्क होता है, सरकार और देश में फर्क होता है। ये समझते हैं देश ही भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही देश है। ये डिस्प्यूट कॉमन है, चाइना के तो हर बॉर्डर में डिस्प्यूट्स हैं सर। डिस्प्यूट लैटिन अमेरिका में भी है, डिस्प्यूट नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी है, डिस्प्यूट आपको बताऊं अमेरिका और कनाडा के बीच में भी है उसके अंदर, लेकिन वो कभी उसको इन्फ्लेट नहीं होने देते, आराम से सेटल करते हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसका डिस्प्यूट नहीं है सर? हर जगह डिस्प्यूट्स हैं। चाइना और जापान के बीच डिस्प्यूट है, चाइना और बाकी देशों के बीच में डिस्प्यूट है। अभी इंडिया फिर कूद गया फिलीपाइंस के साथ, मैं इनके साथ खड़ा हूं, चाइना बीच में आ गया। हु आर यू टू इंटरफेयर बिटवीन द बायलैटरल रिलेशनशिप ऑफ फिलीपाइंस एंड सो कॉल्ड चाइना? तो इंडिया पीछे हटा। तो जयशंकर को क्या बड़बोला है, बोलने की आदत है, क्योंकि उसके पीछे उसका वो जिले इलाई खड़ा है। अभी हिमंता बिस्वा शर्मा बोला तिब्बत के हमें भी आगे बढ़कर तीसरे 60 क्षेत्रों के नाम भारतीय रख देने चाहिए। फिर उसको याद आया, अरे ये तो जिले इलाही का दोस्त है, मैं क्या बोल गया। फिर तो अगली लाइन में क्या बोलते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, मेरा एपिसोड आया उस पर, नहीं वो मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं विदेश नीति में इंटरफेयर करना चाहता हूं, ये विदेश नीति का मामला है, ये मेरी भावना थी, मैंने व्यक्त किया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो उन्हें लगा कि उनके मुंह से कुछ ज्यादा निकल गया, थोड़ा सा और ज्यादा निकलता तो मुख्यमंत्री का पद भी चला जाता था, क्योंकि यहाँ पर वो जिले इलाही के आका के साथ बात कर रहे हैं कि उनके नाम बदलने की बात हो रही है। लेकिन गिरीश जोशी साहब, ये डिस्प्यूट तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है। मैं अब पीओके की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं सर, सरक्रीक की बात कर रहा हूं। लीजिए आपके सामने उसका नक्शा पेश कर देता हूं सर, ये लीजिए गुजरात का बिल्कुल वो कोना जो आपके पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, और उसको हम डिटेल में देखना चाहें तो यहां से आपको पता लगेगा। ये छोटी सी एक क्रीक एरिया है, यहाँ पर एरो से दिखाया गया है, तो इससे आपको पता लगेगा कि एक रेड लाइन है जो पाकिस्तान की है, जो ग्रीन डॉटेड लाइन है वो इंडिया की है। अब यहाँ की बोट्स जो होती है कब उसके पानी में चली जाती है, कब उनकी बोट इधर के पानी में आ जाती है, पता नहीं लगता। हर साल ऐसा होता है कि 50 बोट इंडिया की जो फिशिंग बोट होती है वो पकड़ के ले जाते हैं, वो 50 बोट फिर हम पकड़ के ले जाते हैं, वो बेचारे 2-2 साल तक अंदर सड़ते रहते हैं। फिर उसके बाद इनका समझौता होता है कि मैं आपके 200 मछुआरों को छोड़ रहा हूँ और मैं आपके 150 को छोड़ रहा हूँ, और वाघा बॉर्डर पर जाके उनको छोड़े जाते हैं, लेकिन उनकी नाव वापस नहीं आती। उनकी जो रोजी रोटी है ना, नाव, जो नाव क्या मानते हैं, एक नाविक के लिए जो नाव होती है सर, वो उसकी माँ होती है सर। माँ से ज्यादा सम्मान नाव को मिलता है, आपको मालूम नहीं होगा। जो लोग तटीय क्षेत्र में रहते हैं भारत में, मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं तटीय क्षेत्र में हूं, और मैं तट की जो महत्ता उसको जानता हूं कि कैसे नारियल पूर्णिमा के दिन नावों को जब पानी में उतारा जाता है, जो राखी का दिन होता है एक्चुअली, और वहां पे उसकी पूजा की जाती है कि तू मेरी माँ है, मदर है, और तेरे से मुझे रोजी रोटी मिलती है, मेरा जीवन चलता है। तो उनकी नाव चली जाती है, वो वापस नहीं आते। तो हर जगह मुद्दे हैं सर, कच्चा तीबू इज जस्ट वन ऑफ देम सर। एंड मोदी कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया यहाँ पे, और अब वहां पे इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं। गिरीश भाई अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो जो लैंड डिस्प्यूट की बात करते हैं, तो चैरिटी बिगिंस एट होम का एक केस बता देता हूं। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे गांव है नवापुर, उसका आधा स्टेशन महाराष्ट्र में और आधा स्टेशन गुजरात में। उसकी जो बेंच है उस पर भी एक लाइन बनी हुई है। अब दिक्कत क्या है कि महाराष्ट्र में मावा पान बैंड है, तो वो वहां पे लोग मजाक करते हैं, यहाँ बैठ के खाते हैं, वहां जाके थूकते हैं। और उसी जगह में एक होटल है जिसका आधा पोर्शन महाराष्ट्र में, वहां पे आप दारू पी सकते हो, इस तरफ आके नहीं पी सकते हो। तो ये इतनी बड़ी जो डिस्प्यूट है वो भी सेटल नहीं हो रही है। आप कच्चा टीबू की बात कर रहे हैं। अभी एक इंसिडेंट आपको सरक्रीक का मैं दे दूं, मैंने शायद अगले एपिसोड में बताया था। ये बड़ा टिपिकल डिस्प्यूट है। वहां पे मार्शी लैंड है जहां पे वाटर का जो हाई लेवल और लो लेवल है दैट गोज टू 30 मीटर्स ऊपर और नीचे, और इतना मार्शी है कि आप उसमें वहां पे आपको एटीवीज लगाने पड़ते हैं, ऑल टेरेन व्हीकल्स, वो पानी में भी ला सकते हैं। वहां पे कम से कम 10 आपके फ्लोटिंग बीओपीज बीएसएफ के खड़े हुए हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने इतने बड़े बिजनेसेस वहां पे किल कर दिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सर क्रीक के आसपास एक गोल फिश मिलती है, GHOL गोल, वो एक फिश 5-5 लाख रुपए की है, और वहां पे करोड़ों का बिजनेस है। लेकिन ये इनकी डिप्लोमेसी समझ में नहीं आ रही कि आपने उस एरिया को नो फिशिंग जोन डिक्लेयर कर दिया। हिंदुस्तान के मछुआरे वहां नहीं जा सकते, और पाकिस्तान के मछुआरे वहां से पैसा कमा कमा के करोड़पति हो रहे हैं। तो ये आपकी क्या डिप्लोमेसी है?
आपने अगर सोमालिया में इंडियन शिप्स और वो बाईपासिंग शिप्स को बचाने के लिए आपकी नेवी भेज सकते हो, आप एयरफोर्स भेज सकते हो, तो यहाँ पे आपकी आईएमबी पे खड़ी है नेवी, उसके अंदर खड़ा है कोस्ट गार्ड, उसके बाद है मरीन पुलिस, तो आप उनको क्यों प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो कि हम यहाँ पे खड़े हैं? और मैं आपको जियोग्राफिकली बता दूं, ये शायद किसी ने हाईलाइट नहीं किया होगा कि कच्छ के जो दो पोर्ट है, जखौ और ये अपना कोटेश्वर, यहाँ की कभी भी बोट्स पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं पकड़ी गई। जो पकड़ी गई है वेरावल पोरबंदर, क्योंकि आप देखिए डायगोनली ऑपोजिट है, तो थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो वहां पकड़े जाते हैं। आप रिकॉर्ड बताइए, एक भी शिप कभी जखौ की नहीं पकड़ी गई, क्योंकि उनको पता है ट्रैवलिंग टाइम इज 1.5 आवर, वहां तक जाते हैं वापस आ जाते हैं, तो वो उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते। और दूसरा, वहां पे आपने जो डिप्लॉयमेंट किया है, वहां पे ऑफिसर एक एआईएस सिस्टम है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो सारे डिफेंस वालों के रडार पे आइडेंटिफाई हो जाता है वेसल कि कौन है, तो वो एआईएस बंद करके चले जाते हैं, तो उन पे एक्शंस नहीं होते। तो आपने अगर उसका रीजन है कि वहां पे कोई अच्छा पढ़ा लिखा या मैच्योर्ड ऑफिसर उस बिल्कुल वीरान एरिया में जाके नौकरी करने के लिए तैयार नहीं, आपने इन्फ्लुएंशियल आदमियों को सब अपने अपने अच्छे पोस्टिंग स्क्रीन पर दे दिए। तो हम लोगों का सिस्टम फेलियर इज ओनली बिकॉज ऑफ द मैन पावर। अभी मैं आपको एक हटके थोड़ी सी, मैं आपने बताया वो सब्जेक्ट में मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बात करते हैं, बहुत कम मीडिया ने इस चीज को हाईलाइट की थी। मैं दो चीज आपको याद दिलाऊं, दो कन्वेंशन जो यूएन ने हमारे एक एक्शन के बाद करे थे। वन वाज हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज 1980 और यूएन प्रोटेक्शन ऑफ एसाइलम सीकर्स 1981। 1971 में सबको याद होगा कि बांग्लादेश आजाद करने के बाद 1 करोड़ आदमी आए थे वहां से, बांग्लादेश से, टू जस्ट पाकिस्तानी आर्मी के एट्रोसिटी से बचने के लिए। उस वक्त हमारे पास कोई एड नहीं थी। इंदिरा जी ने वहां पे, उन्होंने जब न्यू दिल्ली एग्रीमेंट करा 1973 में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सारे स्टेट को, और कितने कैंप्स बने थे? 825 रेफ्यूजी कैंप्स बने थे सर, सब अपने अपने पे। एनजीओस केम फॉरवर्ड, स्टेट केम फॉरवर्ड, और उन्होंने जो वो बताया था कि वो जो 4 स्टेट में गए थे, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और इसमें, तो दे वर रिसीव्ड वार्मली कि वो रेफ्यूजीज है, उनको हमको सपोर्ट करना है, उनके लिए कैंप्स बने थे, उनके लिए फैसिलिटीज बनाई गई थी। जब बहुत ज्यादा बढ़ गई इन्फ्लक्स, तभी इंदिरा जी ने यूएन को बताया था, और उसके बाद ये रेजोल्यूशंस बने, और दे एश्योर्ड कि दे विल बी गिवन द फाइनेंस। और आप शायद आप लोगों को सबको याद होगा कि उस टाइम बस स्टैंड, बॉम्बे की बस टिकट में 1 रुपया रेफ्यूजीज की टिकट में पैसा लिया जाता था। दैट वाज फॉर दिस। ये वो रिलेशन थे, वसुंधरा कुटुंबकम जी बात करते थे, वो इंदिरा जी ने करी थी। 10 पैसा, 10 पैसे का 10 बांग्लादेश पैसा, सॉरी, टैक्स 10 पैसा पेमेंट किया है, और वो बांग्लादेश का जी। बनने के बाद ही कई साल तक चलता रहा, बाद में हटा हुआ है। हाँ, क्योंकि उसमें से भी 50% रिफंड आया था सर, 100% यूएन ने हमको उसमें रिफंड नहीं किया था। तो ये होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो वो किसी उसको हाईलाइट नहीं कर रहे। आप टीपू बता रहे हो, तो आपको तो अब क्या है, मुद्दे कोई रहे नहीं है। आपको पुराने वो जो डब्बे हैं वो खंगाल के देखने कि कुछ निकलता है पुराना, तो उसमें से कच्चा टीपू निकला तो इसी को फेंक दिया। इनकी थियरी इराक जैसी। आप देखिए, सद्दाम हुसैन ने 91 में जब कुवैत पे अटैक किया था, द रीजन वाज ऑयल डिस्प्यूट। जब उसको यूएन प्रेशर में खाली करना पड़ा, तो उसने क्या करा, उनके सारे ऑयल फील्ड जला दिए। तो मोदी जी अभी इंडिया के प्रोग्रेस के सारे ऑयल फील्ड जला के जाएंगे, ताकि दूसरी जो गवर्नमेंट आए वो उसको बुझाने में ही उनके 5 साल निकल जाए। दिनेश जी, सही बोला आपने। अरुण कुमार जी, जो सही कह रहे हैं गिरीश बाबू।